नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो इजराइल से खफा रहते हैं, खौफ में रहते हैं। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 7 सितंबर 2023 के बाद जैसे ही इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद से हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो जिस देश में भी मोसाद को या फिर इजराइल को मिली वो खत्म कर दी गई। वैसा ही कुछ हमला कतर की राजधानी दोहा में किया गया। इजराइल का ऐसा दावा है कि ये लीडर्स हमास के थे और वहां उन्हें पालने पोसने का काम किया जा रहा था, उन पर टारगेट किया गया। इस खबर को आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन क्या वाकई में इजराइल की तरफ से ये सिर्फ टॉप लीडरशिप को हमास की खत्म करने की कोशिश की गई, या फिर इसके पर्दे के पीछे कुछ और कहानी भी रची जा रही थी, या फिर कतर ने जानबूझकर, ध्यान से दीजिएगा, क्या कतर ने जानबूझकर हमास के इन लीडर्स को निशाना बनवाया है? क्या है इस पूरी खबर के पीछे का बैकग्राउंड? समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कतर ने ही इन लीडर्स को टारगेट करवाया हो? नहीं, देखिए, कतर अगर कराता है लीडर्स को टारगेट तो उसमें दिक्कत ये रहती है ना अभिषेक जी, कि कोई भी देश की प्राथमिक जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि उसकी जो सॉवरेनिटी है और उसकी जो एक संप्रभुता है वो हानि ना पहुंचाए, वो लॉस ना पहुंचाई जाए। और देखिए कतर ऐसा क्यों करेगा, इसका रीजन क्या होगा? नहीं, आतंक से परेशान तो आए जाते हैं ना सर लोग। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है ना, कतर इसको और भी तो कोई तरीका देख सकता था। देखिए आप हाल के दिनों में दो तीन, थोड़ा सा मैं आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बताऊंगा जी कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स क्या है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ये है कि मिडिल ईस्ट ये चाहता है, सऊदी टॉप पर है, ईरान जो है वो कंपटीशन में है, और कतर कई बार ये देखता है कि मैं बहुत पैसे वाला होने के बाद भी मेरी कुछ चलती नहीं है दुनियादारी में, हम्म ना इस्लाम में कुछ चलती है। तो पैसे के मामले में कतर सबसे ज्यादा अमीर है, सऊदी से भी ज्यादा। हम्म लेकिन सऊदी के पास में हो जाता है मक्का मदीना की कल्चर, तो मक्का मदीना की कल्चर की वजह से सऊदी ले जाता है एज, वो काम कतर नहीं कर पाता। तो हम्म हाल के दिनों में आप देखेंगे कतर ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं बनूंगा एक मीडिएटर वेस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में। हम्म तो कतर इज ए मीडिएटर इन बिटवीन वेस्ट एंड मिडिल ईस्ट। आप देखो, तालिबान को लेकर जब डिस्कशंस हो रहे थे तो कहां हो रहे थे? दोहा में हो रहे थे। लगातार जितनी मीटिंगें हुई सब के सब आपके कतर दोहा में हो रही थी। जितने भी आपके पीस टॉक्स हो रहे हैं इस एरियाज को लेकर, सबको कराने वाला कौन है? आपका केवल और केवल कतर है। हम्म तो कतर जब उस तरह की भूमिका में है तो कतर क्यों कहेगा मेरे यहाँ पर आके अटैक कर दो? और देखो होता क्या है, जब किसी भी कंट्री के ऊपर आप अटैक करते हैं तो इसका मैसेज आप हिडन स्टोरी कितनी भी कर लीजिए, आप कितना भी कह लीजिए कि हमने खुद कराया, ये कराया, लेकिन कोई भी कंट्री अपने लैंड पर इस प्रकार के अटैक के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत व्यापक होता है, लोगों में पैनिक फैलता है कि कोई भी आकर आपके देश की धरती पर अटैक करके चला जाए और आप उसको कुछ ना कर पाए। इससे क्या होगा? आपके इन्वेस्टमेंट प्रभावित होते हैं, पब्लिक के अंदर जो सिक्योरिटी का एक फीलिंग होती है कि हम इस देश के अंदर सुरक्षित है, वो सब खत्म हो जाता है। ये तो सीधा का सीधा किसी देश को अपना वो खत्म करने वाली साजिश कही जाएगी। तो मैं नहीं मानता कि इस थ्योरी में, कहते हैं लोग कह रहे हैं, पर मैं इस थ्योरी को बिलीव नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरी। क्या अमेरिका को जानकारी हो सकती है इस हमले की? अमेरिका को थी जानकारी। अब अगर अमेरिका को जानकारी थी तो 22,000 करोड़ का जो प्लेन लेकर ट्रंप साहब गए हैं और ट्रंप साहब नहीं बताते कतर को, क्या ऐसा संभव है? यही यही पॉलिटिक्स आपको समझ, यही पॉलिटिक्स समझने वाली बात है। भाई कतर क्या कतर चाहता भी है? इस बात, अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी तो चाहता है, और बिल्कुल, सुरक्षा ही वो, लेकिन अगर अमेरिका वो ट्रंप नहीं कर पाते हैं उसकी, तो फिर क्या फायदा है? अभी मुलाकात भी शायद कतर के किसी मतलब लीडर की हुई थी यहाँ अमेरिका में। देखिए यही तो मैंने अभी आपको कहा, यही पॉलिटिक्स समझनी है। इधर सऊदी लेकर आ रहा है यूएन के अंदर प्रस्ताव कि आप फिलिस्तीन को एज ए नेशन डिक्लेयर करो। उसे पता है कतर जो है अमेरिका वो नहीं सऊदी हाँ की, करेगा उसमें। हाँ, और आप सोचिए कतर जो है, कतर सऊदी की लीडरशिप को चैलेंज कर रहा है। ईरान तो सामने आके फ्रंट पे आके लड़के कर रहा है।
कतर इंटरनली चैलेंज कर रहा है सऊदी की पॉलिटिक्स को या सऊदी की हम्म। लीडरशिप को, और सऊदी कई बार आपका रशिया के साथ भी अच्छे संबंध बनते हुए दिखता है। हम्म। कतर हो, ये सारे कंट्री चाहते जरूर है कि हमको अमेरिका सिक्योरिटी मिले, हम्म। लेकिन इसराइल को बिठा रखा है अमेरिका ने वहां पर। हम्म। इसराइल को बिठाने का ही मकसद यही है कि जो चाहेगा अमेरिका, इसराइल वो अमेरिका के हितों को, इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, पूरा करेगा। तो इसराइल को वहां पे बैठे होने का एक ही मोटिव है, मोटिव ये है कि तुम हमारे सारे इंटरेस्ट को फुलफिल करो, और इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी मेजर लेगा तो अमेरिका कभी भी इसराइल के अगेंस्ट खड़ा नहीं होगा। सर, ईरान और इसराइल का जब कन्फ्लिक्ट चला, आपने देखा था लास्ट वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पत्रकारों ने जब ट्रंप से सवाल पूछे थे, तो ट्रंप ने एक अपशब्द भी बोल दिया था कि वो मान ही नहीं रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों देशों को मनाने के लिए। मैं बात देखिए, इसराइल भले कुछ भी कर, आपका अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन हाँ। वो इसराइल को हमेशा बैक करेगा। इसके कई सारे रीजन हैं। एक तो इसराइल की जो ज्यूज कम्युनिटी है वो अमेरिका बहुत हावी है, हम्म। फंडिंग को लेकर भी। दूसरा, व्हाइट मैन पॉलिटिक्स जो अमेरिका के अंदर आप देखेंगे, वो हम्म। व्हाइट मैन पॉलिटिक्स भी आपका इसराइल को क्या करती है, सपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है। और हम्म। इसराइल का सिंपल से एक ही फंडा है कि अगर मेरे इंटरेस्ट को कोई भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसराइल का कहना यह है कि ये कतर में बैठ के ऑपरेशन चला रहे थे, हम हम्म। कतर से बार बार कह रहे थे कि इनको देश से निकालो, अब फिर हम इनको पकड़े, लेकिन कतर ने माना नहीं, तो हमने इसलिए ये ऑपरेशन किया। इसराइल का कहना यह है। हम्म। कतर के पीएम क्या बोले कि ये जो किया है इसराइल ने हमको मौका दे दिया, हम अब इसराइल के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये कतर कह रहा है, कतर के पीएम कह रहे हैं। कतर के पीएम ने कहा है कि हम इजराइल के हमले का जवाब देने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन वही तो बात है, कैसे? आपने तो बताया कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही बात है। अगर कतर इजराइल को जवाब देता है तो मतलब वो सीधा सीधा अमेरिका को चैलेंज कर रहा है ना। वो सिर्फ तो कहने के लिए संभव ही बोला नहीं गया है। है ना, संभव ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि कतर ने खुद करवा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात ये है, अमेरिका ये चाहता है, जानो कि मैं इसराइल के साथ हूं, जो इसराइल कहेगा तो मानना पड़ेगा, और तुम्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए आना भी मेरे पास ही पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा होना थोड़ा संभव नजर इसलिए आता है क्योंकि मैं आपको दो लाइन पढ़कर बताता हूं जो एक्सपर्ट्स का मानना है, हूबहू वो लाइन मैं आपको बताता हूं। इजराइल, अमेरिका और कतर के बीच एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें सऊदी अरब ने भी थोड़ी मदद की, जबकि दोहा हमले को लेकर इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने 7 अक्टूबर के क्रूर नरसंहार के सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों का बदला लिया। देखिए, यहां उल्लू तो सीधा हो जाता है, मतलब काम तो कतर का भी चल जाता है अगर कतर इसमें शामिल था। उसके यहां से जो आतंकी थे जिन्हें उसे पनाह देने पड़ रही थी, पैसा देना पड़ रहा था, वो खत्म हो जाता है। दूसरा, इजराइल 7 अक्टूबर के लिए जिम्मेदार थे, इजराइल उन्हें मारने में कामयाब रहा, और अमेरिका और इजराइल तो एक बात है ही, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। देखिए देखिए अभिषेक जी, क्या होता है ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कुछ बेसिक फंडे होते हैं। आप कीजिए पॉलिटिक्स, कुछ भी कीजिए, अगर मान लीजिए इसराइल को था कि ये सब ठीक है आपके सर, हम हैं, नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझाइए कि क्यों इसमें ये तीनों देश के को खबर नहीं थी, इजराइल, हाँ, अमेरिका और कतर। मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं अमेरिका को तो पता था, इसराइल अमेरिका को बताए बगैर तो नहीं करेगा। मैं नहीं ठीक है। मानता कि इसराइल ने अमेरिका को बताया नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। और कतर को बताए बगैर हुआ है। देखिए, अगर मैं सिंपल बात, आप इस पर विश्वास कीजिए, तो अगर कतर को वाकई में इनको खत्म कराना था तो कतर के पास और भी बहुत तरीके थे। जैसे? भाई, अननोन अननोन गनमैन तो कहीं भी घूम सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। क्या मोसाद के एजेंट नहीं मार सकते थे? वो कोई प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी देश का प्रथम फोकस होता है कि उसकी सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज ना करे। हम्म। आप इसको अपने अपने संदर्भ में लीजिए। भारत मान लीजिए अमेरिका के किसी शत्रु को अटैक करवाता है भारत के अंदर, तो क्या इसको आप मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि भारत सरकार ने किया होगा? नहीं, हम तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बीच होड़ नहीं है ना। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है, संभव है ऐसा? आप बताइएगा कि कतर ने अमेरिका की नजर में खुद को बड़ा दिखाने के लिए ये ऐसा किया हो, और सऊदी को थोड़ा छोटा, जैसा कि आपने ही बताया कि सऊदी के पास थोड़ा एज रहता है हमेशा वर्ल्ड पावर में। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तरीका हो सकता था। कतर खुद ही क्या करता, उनका एक्सपोज कर देता, सामने ला देता, गोली लगवा देता हम्म। कि कोई मर्डर कर गया, अननोन पर्सन कोई गोली मार गया। हम भी तो कर, पाकिस्तान में तो हो रहा है ना अननोन गनमैन, वो तरीका था। लेकिन बम्बार्डिंग सर, कराना, घटना मैं याद बम दिलवाता गिराना। हूं आपको। अभी ईरान और इजराइल के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ
तो ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया अमेरिका की एयरबेस में, वो भी कतर में ही था, लेकिन वो सांदेशिक तौर पर वहां किसी को हानि पहुंचाने के लिए वो मिसाइल नहीं दागा गया, वो संदेश देने के लिए अमेरिका को कि आपका एयरबेस भी हमारी रडार में है। हमला तो किया गया ना, लेकिन जबकि ईरान के भीतर ताकत नहीं है कि वो अमेरिका से डायरेक्ट फाइट कर ले। वो भी हमला कतर में ही हुआ था, ये भी हमला कतर में ही हुआ है, ईरान ने किया था, इजराइल ने किया है। लेकिन दोनों घटनाओं में अंतर है। कतर के ऊपर अटैक करना ईरान के द्वारा, ये अमेरिका को मैसेज है कि जिस देश को तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, जहां तुम्हारे एसेट्स हैं, हम उसको भी हिट कर सकते हैं, थोड़ा संभल के, इजराइल को मना करो। और फिर कल को इजराइल जहां पर अमेरिका की एसेट है वहीं पर अटैक कर देगा। तो समझिए, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, एक गैंग है, जिस गैंग के बॉस अमेरिका है, साथ में इजराइल जो उनका पिट्ठू है। हल्का सा भी उस गैंग का कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका की जय जयकार करने को मना करे तो इजराइल उसको मार के कहता है जय जयकार तो हमारी ही करनी होगी। बस ये वाली बात है। तो वैसे भी कर ही रहा है सर। हाँ, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के दौरे पर तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश दिया था कतर ने, और वो प्लेन जो था गिफ्ट में वो अलग था। मैंने आपको क्या बोला, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी। मैंने कहा था कि कतर ये चाहता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का बॉस बने और वेस्ट के साथ मीडिएटर बनने की भूमिका में कतर आए। अब कतर को अगर इन 3-4 हमास के लीडर्स को टारगेट करवाना था, मान लो मरवाना था अमेरिका इजराइल को खुश करने के लिए, तो एक तरीका ये था ना अभिषेक जी कि आप उन सारे नेताओं को बाहर निकालते, कहीं पार्टी देते, वहां गोली लगवा देते, सबको मोसाद के सारे एजेंट को उतार देते, कर दिया जाता, खुद ही गिरफ्तार कर लेते। क्या कतर की पुलिस को इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सारे वहां पे गिरफ्तार कर देती? संदेश भी तो पहुंचाना होगा ना दुनिया को। दुनिया को संदेश ये कि आप हमारे देश पर कोई भी हमला कर सकता है और हमारा इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो जाएगा। हमारी जनता क्या है सर इस घटना का? बहुत जो है लब्बो लुभाव ये है कि अमेरिका सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहली बात, कोई भी देश अगर इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होगा, इजराइल के दुश्मनों को सपोर्ट करेगा, तो अमेरिका इसकी बात को नहीं मानेगा। कतर, सऊदी, इन सब देशों की मजबूरी है, ये रात दिन अमेरिका का ही जयकार करेंगे। जो अटैक हो गया अमेरिका कह देगा कोई बात नहीं, हो गया, आगे की सिक्योरिटी का जिम्मा हमारा। एक आखिरी सवाल था, जवाब दीजिएगा, मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक रहने वाला है इस हमले के बाद या कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि हमारे जयशंकर जी ने कहा था कि पूरे विश्व की जो संरचना है वो बड़ी जटिल है, लेकिन हाल के दिनों में जटिलता और ज्यादा उग्र हो रही है और ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अभी कौन किसके साथ है। तो इसको कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में क्योस की सिचुएशन, यानी कि अराजकता की सिचुएशन है। हर देश अपने अपनी गोटी सेट करने में लगा हुआ है। आपको मैंने भी बताया ना, सऊदी फ्रांस लेकर आए हैं, सऊदी फ्रांस लेकर आए हैं। आप सोचिए, सऊदी ला सकता था अमेरिका के इंस्टाकर, या फ्रांस ला सकता था? नहीं, लेकिन समीकरण बदल रहे, इक्वेशंस बदल रहे। आप उस नजरिए से इसको देखिए। तो इक्वेशंस कब तक बदलती, कब तक तस्वीर साफ होगी? है 2-4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है अभिषेक जी। ये चीजें कुछ इस तरह की होती हैं कि कब चीजें बदल जाएं। अमेरिका का स्टैंड जिस प्रकार देखिए, आज हम उस अमेरिका को देख रहे हैं जो बहुत अग्रेसिव अमेरिका है। अमेरिका को ये लग रहा है कि मेरे हाथ से मेरे जो एक सुपर पावरशिप थी, या मेरी जो यूनिपोलरशिप थी, या मेरी हेजेमोनस जो कंडीशंस थी, वो छीनी जा रही है। तो इसमें यूएस बहुत पैनिक है, वो एनी हाउ अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है कि आई एम द बॉस। तो ऐसे में क्या है कि टकराव होना चीन और अमेरिका के बीच में ये भी निश्चित है, पता नहीं कब कब लड़ाई हो जाए और कब बड़ी रूप ले जाए, चाहे वो 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 4 साल, चाहे 5 साल। तो स्थिति अभी क्या क्योस की स्थिति को बोला जाता है। बिल्कुल। 2022 के बाद से रूस और यूक्रेन का जब से युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से जियोपॉलिटिक्स में जो जटिलताएं सामने आई हैं उसका तोड़ शायद बहुत लोगों के पास नहीं है और किसी को भी समझ नहीं आता कौन देश किसके साथ है और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। बाकी कतर में इजराइल का हमला जरूर हुआ, मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या अमेरिका को संदेश था, क्या फ्रांस करना चाहता है, क्या सऊदी करना चाहता है, क्या कतर करना चाहता है, लेकिन अब फिलहाल थ्योरी एक ये चल रही है
कि अमेरिका, इजराइल और कतर तीनों को इस हमले के बारे में जानकारी थी और कतर आंख मूंद कर बस देखता रहा। पीएम की तरफ से संदेश के तौर पर एक बयान दिया गया कि इजराइल को जवाब देने की हिम्मत कतर रखता है। बाकी जवाब क्या दिया जाता है नहीं दिया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।